हम लोग लास्ट क्लास ए आर और एम आर का स्लोप कैसे निकाला जाता है वो हम लोग कर लिए थे, राइट। आज हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आप लोग गूगल कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। डिमांड फंक्शन दे दिया है, (36 - 2p) ये फंक्शन है। सवाल है फाइंड टी आर निकालना है, एम आर निकालना है, ए आर निकालना है, स्लोप निकालना है ऑफ ए आर, और लास्ट स्लोप ऑफ एम आर निकालना है। ये करना है हम लोग को, ठीक है। ये 5 चीज निकालना है। सबसे पहले तुमको ये क्वांटिटी का पर्सपेक्टिव से दिया है, राइट। तुमको पहले इसको कन्वर्ट करने पड़ेगा प्राइस का हिसाब से, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 2p = 36 - q, राइट, एंड p = 18 - 0.5q। देखो, ठीक है ना। डायरेक्ट किए हैं, कोई तकलीफ नहीं। फोर्थ सेम है तो इसीलिए थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। 11 12 रहता तो थोड़ा बताना पड़ता, इधर जाएगा तो प्लस, है ना। अब एक बार P निकल गया, अब इसी को लेके चलना है हम लोग को। तो टी आर कैसे निकलेगा? आपको पता है फॉर्मूला P × Q होता है, राइट। अच्छा, कैपिटल Q लेके चल रहा है तो कैपिटल Q लेके चलने पड़ेगा, ठीक है। तो P का जगह में आप लिख लीजिएगा 18 - 0.5q × Q = 18q - ½ Q², ठीक है। हो गया, बस हो गया, आंसर आ गया। अब इसको हम बड़ा कर सकते हैं, भले उसमें कुछ दिया नहीं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि टी आर का वैल्यू निकाल के दिखाओ। जैसे ए दिया ना, अब हम बी में दे देंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी आर इफ क्यू का वैल्यू दे देंगे, Q = 2, है ना। तो कुछ करना नहीं है, Q का जगह में खाली 2 पुट करिएगा तो 18 दूनी 36, और यहां पर 2 पुट करिएगा तो 4, तो 2 2 = 4 कटा तो 2 बचा, 36 - 2 34 आंसर। टोटल रेवेन्यू जब वो सेलर 2 पीस पेन बेचेगा तो उसका 34 रुपया का रेवेन्यू आएगा। बोलने का मतलब यही होता है। बट यहाँ कुछ क्यू का वैल्यू दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो अपना मर्जी से हम कुछ बना नहीं रहे। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? ए आर कैसे निकलेगा? ए आर तो तुमको पता है TR/Q होता है ना। और ये TR/Q तुमको पता है प्राइस ही बन जाता है एट दी एंड, बताया था ना। तो आप यहीं से 18 - 0.5q × Q / Q कट गया, बचा क्या? सेम प्राइस बचेगा, है ना। 18 - 0.5q हो गया। तो यही मेरा बन गया क्या? ए आर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एम आर आपको पता है क्या होता है? चेंज इन टी आर बाई चेंज इन क्यू, जिसको हम हमेशा बोला है DTR/DQ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो टी आर का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्यू का पावर में क्या है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 18 × 1 हो जाएगा। याद आ रहा है किसी को या करके दिखाए?
आ गया है, 18 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ हाफ है जैसे है वैसे लिखेंगे, फिर 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर q लिखेंगे, फिर 2 माइनस 1 हो जाता है, राइट। तो 2 2 कट जाएगा, यहाँ खाली q बच गया, तो आंसर आएगा 18 माइनस q। ये क्या निकला? mr। अंडरस्टूड। अब हमको निकालेंगे स्लोप ऑफ AR। स्लोप ऑफ AR कैसे निकलेगा? जो AR हम निकाला है इसका हमको dr बाई डी क्यू निकालने होगा, DAR बाई डी क्यू। तो ये स्लोप दे देगा DAR बाई डी क्यू। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव माइनस 0.5 इंटू 1 है ना, तो आ गया माइनस 0.5, आंसर आ गया। इसका क्या निकला? ये स्लोप ऑफ AR हो गया। क्लियर है? सब फॉलो कर पा रहा? तो कोई दिक्कत होगा प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। स्लोप ऑफ MR कैसे निकालेंगे? MR निकला है उसको लेके चलेंगे, इसका स्लोप निकालना है। तो डी एम आर बाई डी क्यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का आंसर आएगा। हो गया? क्लियर है ना? और हम लोग को पता है, तुमको अगर याद होगा तो ए आर का हम माइनस बी लिखते थे, तो एम आर का -2 भी लिखते थे। तो अगर ये आधा है तो ये डबल है उसका, एक है, वो भी प्रूफ हो रहा है मेरा, ठीक है। अंडरस्टूड। कॉपी कर लो, इसको ये कर दो। तो हम लोग का ये सब स्लोप वगैरह हो गया है। अब हम बताएंगे कि एक मोनोपोलिस्ट फर्म प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है ना। तो सवाल है कि उसका प्राइस जो बनता है, प्राइस हमेशा ये वाला जोन में क्यों आ रहा है, ये जोन में क्यों आ रहा है, नीचे का जोन में क्यों नहीं आया, या बीच वाला जोन में क्यों नहीं आया? ठीक है। तो इसका सवाल होता है, क्वेश्चन है, वाई लिखो, क्वेश्चन लिखो, फिर डायग्राम का साथ आंसर बनाइएगा। पहले क्वेश्चन लिखिए, वाई डज अ मोनोपोलिस्ट फर्म why does a monopolist firm produces on the elastic zone of the demand curve, on the elastic zone of the demand curve? ठीक है, ओके। यहां पे ये जो जोन है इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक मतलब ईपी ग्रेटर देन 1, बेसिक है, पता है ना, क्लास 11 12 का बात है। इन इलास्टिक मतलब ईपी लेस देन 1, और यूनिटरी इलास्टिक मतलब ईपी इक्वल टू 1। तो जो मोनोपोलिस्ट फर्म है वो यहीं पर क्यों बोल रहा है प्रोडक्शन होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कुछ तो लॉजिक होगा ना, ऐसे बेकार का थोड़ी ना होता है, राइट। तो इसका आंसर है, एक डेरिवेशन है मगर उसका जरूरत नहीं है, डेरिवेशन का जरूरत जहां नहीं है, जरूरत वहां नहीं बता रहे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखने में होगा, एम आर इक्वल्स टू टी 1 माइनस 1 बाई ईपी। ठीक है, ये है फॉर्मूला। कोई दिक्कत है?
पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा, बहुत टाइम देंगे, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। तो एक एक करके चेक करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले लेस देन 1 को चेक कर लेते हैं। इफ EP इज लेस देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी 1 से कम है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, से EP इक्वल्स हाफ, 1 से कम है हाफ, तो अब ये हाफ को यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है, करके देखते हैं क्या होता है। देयरफॉर MR इक्वल्स टू P 1 माइनस 1 बाय हाफ, ये हाफ का वैल्यू 2 जो है ऊपर चले जाएगा, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, विच इंप्लाइज MR इक्वल्स टू P 1 minus 2. What is 1 minus 2? Minus 1. And what is minus 1 into P? Minus P. तो इसका वैल्यू कितना आएगा? माइनस P. पहला बात, कभी प्राइस नेगेटिव होता है और या कभी रेवेन्यू नेगेटिव होता है, तो मतलब ही नहीं बनता उसका, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? नॉन फीजिबल, डजंट मेक सेंस, कोई सेंस नहीं बना रहा है, इसीलिए वो यहां रहेगा नहीं कभी। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड भी आप लोग खुद से करिएगा, ईपी को क्या ले लीजिएगा, यहां इक्वल टू 1 पुट करोगी तो 1 बाय 1 कितना होगा? 1 माइनस 1 कितना होगा? तो रेवेन्यू तुम्हारा कितना आएगा? तो मोनोपोलिस्ट 0 रुपया कमाने के लिए बना है, तो वो भी कोई सेंस नहीं बनाता एक मोनोपोलिस्ट फर्म के लिए, तो इसीलिए कभी 0 नहीं होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? नॉन फीजिबल। और उसके बाद फिर थर्ड वाला करोगी, ईपी ग्रेटर देन 1, कोई भी वैल्यू ले लो, 2 ले लो, तो 1 बाय 2 मतलब 1 माइनस हाफ विच इज हाफ विच इज पॉजिटिव, तो एमआर पॉजिटिव आ रहा है तो अच्छा बात है, इसीलिए वो यहां रहेगा हमेशा। क्लियर हो गया? ओके, कॉपी करो, ठीक है ना, मिटा दे इसको, सबको क्लियर है। अब देखो अभी टॉपिक देना आपको इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम हमेशा यहीं आ रहा है, ये बात हम बता चुके हैं, मगर हम ये बात तो नहीं बताया है कि क्यों यहीं पर हो रहा है, ये नहीं बताया है ना। हाँ, वही स्टेबिलिटी चेक करना है हम लोग को, ठीक है, कि स्टेबल है या नहीं एक मोनोपोलिस्ट के लिए। यही इक्विलिब्रियम क्यों, थोड़ा कुछ और पॉइंट क्यों नहीं, तो अगल बगल पॉइंट बना के देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो वापस कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्जेंस मतलब कोई भी पॉइंट अगर हम दायां तरफ या बायां तरफ लेते हैं तो वापस वो इधर ही आता है या नहीं आता, वही चेक करना। तो चेक करते हैं, मान लो एक पॉइंट हम यहां से बना दें, ठीक है, तो मान लो ये वाला जो है ये क्यू डैश है, तो जाहिर है दो कर्व में पॉइंट आ रहा है, एक है मार्जिनल कॉस्ट पे पॉइंट ए और एक है मार्जिनल रेवेन्यू पे पॉइंट बी, राइट। टेक्निकली यहां पर कॉस्टिंग ज्यादा बैठ रहा है, रेवेन्यू कम आ रहा है, एक्स्ट्रा यूनिट का, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा चेंज, हर एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जब करने बैठ रहे हैं तो कॉस्टिंग मेरा ज्यादा बैठ जा रहा है, तो बेटर क्या, कम प्रोडक्शन करना, तो आपका ये प्रोडक्शन लेवल वापस बैक आ जाएगा, तो कन्वर्जेंस हो रहा है, स्टेबल है, ठीक है।
दूसरा पॉइंट ले ले रहे, यहां पर ले ले रहे, इसको ले ले रहे क्यू डबल डैश। तो यहाँ दो पॉइंट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यहाँ पर मान लो डी है, यहाँ पर मान लो एफ है। तो तुम देखो मार्जिनल रेवेन्यू में पॉइंट एफ है, मार्जिनल कॉस्ट में पॉइंट डी है। तो कायदे से एफ क्यू डबल डैश इज ग्रेटर देन डी क्यू डबल डैश, एफ क्यू डबल डैश इज ग्रेटर देन डी क्यू डबल डैश। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। मतलब जब आप एक्स्ट्रा सामान प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको मार्केट में जब बेच रहे हैं तो उससे आपको रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है और आपका कॉस्टिंग उसी पर्टिकुलर यूनिट का कम बैठ रहा है, तो आप और ज्यादा प्रोडक्शन करिएगा क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, तो आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। तो कब, तो ये ऑटोमेटिकली इधर ही आएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल नहीं। ठीक है, समझ में आ गया लॉजिक? क्लियर है? नहीं है? अच्छा, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये ओरिजिन है, ये इक्विलिब्रियम है। ये ए आर का कर्व है, ये एम आर का कर्व है, ये एम सी का कर्व है। एक्सिस मार्क कर लीजिएगा, क्वांटिटी आउटपुट यहाँ पर। ठीक है, आप कोई भी पॉइंट दाया तरफ ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए। तो यहाँ पर आप लिए तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट कौन सा कर्व में है? एमसी में है। और ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा कर्व में है? एमआर में है। राइट? तो कायदे से ये पॉइंट और ये पॉइंट में ये पॉइंट बड़ा है, तो अगर हम ये आउटपुट को क्यू डैश मान रहे हैं और ये पॉइंट को ए मान रहे हैं, ये पॉइंट को बी मान रहे हैं, तो ए क्यू डैश इज ग्रेटर देन बी क्यू डैश। ये हिस्सा बड़ा है ये हिस्सा से। राइट? तो हम लिखेंगे ए क्यू डैश इज ग्रेटर देन बी क्यू डैश। तो ए क्यू डैश क्या है? व्हाट इज ए क्यू डैश? दिस इज एम सी, राइट? तो लिखिएगा एम सी इज ग्रेटर देन एम आर। तो कॉस्टिंग ज्यादा बेटर अच्छा बात थोड़ी है, उससे अच्छा आप कम प्रोडक्शन करिएगा तो ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ज करिएगा। सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर आपका रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्टिंग कम बैठ रहा है। जब आप देख रहे हैं कि हम एक एक्स्ट्रा पेन बनाया और बेचा, हमको पैसा ज्यादा मिला, और एक एक्स्ट्रा पेन बना के बेचेंगे ना, रुक जाएंगे, और एक एक्स्ट्रा पेन बना के बेचेंगे, और एक एक्स्ट्रा पेन बना के बेचेंगे। कब तक बेचेंगे? जब तक वो वापस एम आर इक्वल टू एमसी में ना आ जाए। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है ना? ठीक, इसको कर लो। हम्म, शॉर्ट रन एनालिसिस नंबर वन, अच्छा से समझिएगा, पहले समझ लीजिए फिर करना। जो भी कर्व बनेगा उसका नाम हमेशा वर्टिकल एक्सिस में रहता है, जिस चीज को मेजर किया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले शुरू का डायग्राम तो सेम रहेगा। इसको हम लोग डिमांड कर्व भी बोलते हैं, तो पता नहीं बोला है इससे पहले, बट उसको डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, इतना दूर तक कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। हम कुछ अलग बनाया है या सेम डायग्राम? कुछ भी, कुछ भी अलग है? प्राइस कर्व को टच किया है, बहुत अच्छा जवाब। हम प्राइस का जो लाइन है
उसको हम यहाँ पर टच करते हैं, इससे पहले हम नहीं करते, वो शुरू से करते। सर हम तो आपसे पहले से करते। देखो, इसको टच करने का एक रीजन है और टच नहीं करने का भी एक रीजन है। ओ, रिकॉर्डिंग है वो, ये सुनाई दिया होगा ना, है ना? भूलक्कड़ भूल जाते, ठीक है। तो प्राइस का जो लाइन है, अगर ऐसे हवाई में है, नॉर्मल टच नहीं हो रहा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर टच भी हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक पॉइंट का फर्क है, जब हम नॉर्मली हवा में रखेंगे, जब टच नहीं करेंगे, तो प्राइस हमेशा पॉजिटिव है ना, जीरो का ऊपर है, मतलब जो भी है जीरो का ऊपर है। बट अगर हम टच कर देंगे तो उसका वैल्यू जीरो भी हो गया। तो एक बात बताओ, कभी प्राइस जीरो होगा या नहीं होगा? कभी होगा या नहीं होगा, बोलो। बोलो, सही जवाब। हम किए तो होगा भाई, होगा कैसे नहीं? अब सवाल है कि कब होगा। प्राइस जीरो कब होता है? कोई सामान ऐसा है जो जीरो में मिल रहा है, जीरो जीरो रुपया में मिल रहा है। अच्छा, हम उसको थोड़ा फ्रेम कर दे रहे क्वेश्चन को। कोई ऐसा गुड्स बताइए जिसका दाम जीरो है, मतलब फ्री में मिल रहा है आपको। सैंपल रिकॉर्ड हो रहा है? सैंपल नहीं है, ऑक्सीजन, एयर, वाटर, है ना? तो वो सब सामान का दाम जीरो है, आपको फ्री में मिल रहा। पानी जाइए कल में भर लीजिएगा, सांस ले ही रहे हैं आप, है ना? तो ये सब सामान को बेचा जा सकता है क्या? हाँ, लेस का पैकेट में क्या है? हवा। चिप्स थोड़ी है, चिप्स नहीं, हवा ज्यादा है। समझ में आया? वो जो 10 रुपया ले रहा है ना, वो 8 रुपया हवा का है, 2 रुपया का तो आलू है ना? एक आलू का बना भी थोड़ी रहा, इतना पतला पतला तो काटता है, एक ही आलू में तो 50 तो पैकेट बन जाता होगा। हाँ, समझ में आया? क्लियर है? तो हम टच कर रहे हैं, या अगर क्वेश्चन में टच किया हुआ है तो परेशान नहीं होना, ठीक है? अगर हवा में भी है तो परेशान नहीं होना, बस ध्यान देना है कि इसके ऊपर कोई सवाल तो नहीं है। जब तक नहीं है तब तक अच्छा बात है, हो सकता है ऐसा करके दे देगा तुमको, बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू एट पॉइंट ए, पी इक्वल्स टू जीरो, या एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू जीरो। बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिमांड कर्व एट पॉइंट ए, जीरो। क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है, बोलेगा ए आर का वैल्यू कितना है। अब तुम लोग घबराओगे, जाओ अब ए आर तो हमको पता ही नहीं है क्या है। हम इसीलिए बार बार इसको P इक्वल्स टू ए आर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ए आर और प्राइस सेम रहता है, भले एम आर अलग रहता है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? बहुत अच्छा। अच्छा, वो सब में नहीं जा रहे, मेन जो कहानी है उसमें करना है। अच्छा, अब आप सबसे पहले एक कर्व बनाइएगा जिसका नाम है एवरेज कॉस्ट। उससे पहले कुछ कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। हमको एक बात बताइए, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? P इंटू क्यू करके। बहुत अच्छी बात है। यहां पर प्राइस कितना है? C, जीरो। इक्विलिब्रियम में प्राइस कितना है? कितना है? PM। तो हम लिख सकते हैं OPM इंटू क्वांटिटी कितना है? OQM। तो ये क्या हुआ, कोई दिक्कत है? O है। अब ठीक है, फेयर इनफ। OPM इंटू OQM,
तो ये पार्ट और ये पार्ट को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बनेगा, कौन सा एरिया बनेगा, एरिया का नाम बोलने होगा, एरिया ओ पी एम ए क्यू एम, ओ पी एम ए क्यू एम, सही जवाब। कोई दिक्कत किसी को, शर्माइए नहीं, पूछना है पूछ लीजिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, समझना बहुत जरूरी है। तो ये क्या निकला मेरा, टी आर निकल गया, ठीक है था। अब हमको एक तो एवरेज कॉस्ट बनाना है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट को हम ऐसे बना दे रहे, मिनिमम वो हमेशा यहीं पे होगा, इसीलिए देखो हम रुक जा रहे हैं। हमको पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं, हम 12 साल से पढ़ा रहे हैं, हम सब बच्चे लोग एक तो प्रॉब्लम देखा है, वो बनाएगा ऐसे ही बनाएगा, उसका हाथ पता नहीं हिलेगा नहीं, हिलता नहीं है, तो मिनिमम गलती से यहां हो जाता है, गलत जवाब 0। अरे हाथ हिलाया करो ना भाई, हमको समझ में नहीं आता। ऐसे यहां बनाई, यहां पर एक तो मिनिमम दे दो, हाथ उठा लो ना, फिर यहां से उठाना है तुमको, और यहां से गिरेगा नहीं वो, इधर ही मिनिमम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग क्लास 11-12 में पढ़ा है एसी और एमसी का रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, याद है, कुछ याद नहीं होगा किसी को। फर्स्ट ईयर में 11-12 इको नहीं था, कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर में तो था इको, तो फर्स्ट ईयर में इको में आप लोग ये वाला नहीं पढ़े हैं, ये एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप होता है, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप होता है, ठीक है। तो जब एमसी नीचे है एसी का तो एसी फॉल हो रहा है, जब एमसी ऊपर है एसी का तो एसी राइज हो रहा है, और जब एमसी और एसी एक दूसरे को टच करेगा तो एसी अपना कहां पर है, मिनिमम में है। तो जो प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं वो प्रॉपर्टी को लेके चलने पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं। बेसिक एग्जाम्पल, आप लोग भाषा का एग्जाम्पल देने होगा, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं आप लोग, अब हम तो कॉमर्स पढ़ा नहीं है जिंदगी में, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर आप लोग क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट, यहां है क्रेडिट, राइट है ना, सही बोल रहे तो यहां पर पैसा आ रहा है, ये जा रहा है, आ रहा है, तो यहां पर इनफ्लो है, राइट, और यहां पर आउटफ्लो है, सही है ना। तुम ही लोग, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हम अपना ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहे सब सब्जेक्ट का, आप लोग जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। अच्छा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, सही बोल रहे हैं ना, यही बोल रही ना आप लोग। तो इनफ्लो है, यहाँ आउटफ्लो है, राइट, ये बैंक का पर्सपेक्टिव से है, राइट, सही बोल रहे तो अरे जिसका भी है, हमको नहीं पता, ठीक है, जो भी पर्सपेक्टिव है, बोलने का मतलब है, जब तुम ये रूल सीखी हो 11 और 12 में, तो फोर्थ सेमेस्टर में आगे का उल्टा हो जा रहा है, नहीं ना। तो 11-12 में जो रूल है वो फोर्थ सेमेस्टर में चेंज थोड़ी ना होगा, जो रूल है वो रूल लेके तो चलने होगा। तो एमसी का ही पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा एसी का कर्व, यहीं से उठाना है, बनाने का तरीका सिखा रहे हैं, बाद में आके फिर आप बोल नहीं सकते कि कैसे बनाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर पॉइंट किया है, ठीक है, देखो जब आप एवरेज कॉस्ट बनाए हैं तो मिनिमम पॉइंट यहां पे आ रहा है, बट इसका कोई काम नहीं है, एवरेज कॉस्ट का ये मिनिमम पॉइंट का कोई काम ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम रेवेन्यू कितना क्वांटिटी को बेच के निकाला है, कितना क्वांटिटी को बेच के निकाला है, क्यूएम को ना, तो कॉस्टिंग भी कितना का होना चाहिए, क्यूएम का होना चाहिए, थोड़ी कॉस्टिंग दूसरा क्वांटिटी का बनाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप, जितना सामान बेचा उतना ही का हिसाब से रेवेन्यू कैलकुलेट हुआ, तो जितना सामान बेचा उतना ही का ना कॉस्टिंग होना चाहिए, या कॉस्टिंग हम अलग निकालेंगे रेवेन्यू का अलग क्वांटिटी, ऐसा थोड़ी होता है। तब तो फिर हमेशा दूसरा होगा, रिजल्ट हमेशा बैलेंस शीट में दूसरा आएगा, तब तो आप हर टाइम लॉस में चलिएगा, बोले जाओ मेरा बिजनेस ही लॉस में,
लॉस हो नहीं रहा है। तो यही क्वांटिटी पे एवरेज कॉस्ट टच कहां पे हो रहा है, वहां से एक लाइन बनाइएगा और उसको नाम दे दीजिएगा। हम सी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि सी का मतलब होता है कॉस्ट, हम बी और डी दिए, ठीक है। क्लियर है इतना दूर तक, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आपको निकालना है कॉस्ट। आप क्या कर्व बनाए हैं, एसी का फॉर्मूला बताइए, टीसी बाई क्यू। तो यहां से टीसी निकल जाएगा एसी इंटू क्यू करके, आया ना, हो गया। तो हम यहां लिखेंगे टीसी इक्वल्स टू एसी इंटू क्यू, राइट। क्यू तो हमको पता है ओ क्यू एम है, क्यू तो यही रहेगा ना। अब एवरेज कॉस्ट कितना है, जाहिर है एवरेज कॉस्ट का जो पॉइंट जहां टच हो रहा है, तो एवरेज कॉस्ट आपका ये हो जाएगा डी क्यू एम। तो आप यहां लिख दीजिएगा डी क्यू एम। तो डी क्यू एम इंटू ओ क्यू एम इज वॉट एरिया, ओ बी डी क्यू एम, है ना। एक बार अग्री कर लो हमसे, ठीक है, हाँ या ना। तो ये जो बड़ा डब्बा बना है ब्लू वाला लाइन, वो क्या है, क्या है, और जो छोटा डब्बा बना है सादा में जो और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, वो क्या बना। तो आप लिखिएगा देयरफॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम लोग पाई बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट पाई इक्वल्स टू टी आर माइनस टीसी, हाँ या ना। टी आर का जगह में ये एरिया, टीसी का जगह में ये एरिया लिखेंगे, एरिया ओ पी एम ए क्यू एम माइनस एरिया ओ बी डी क्यू एम। इधर देखो, सब ध्यान दो। तो ये बड़ा डब्बा माइनस ये वाला बॉक्स इज विच वन, इज व्हाट बॉक्स, ये वाला डब्बा है ना, यही वाला डब्बा है ना, राइट। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट, जिसको आप बोलिएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसका एक दूसरा नाम भी है पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। बहुत लोग नहीं बता सकेगा, पता ही नहीं उन लोगों को बताएगा कहां से, ठीक है। विच इज इक्वल टू एरिया लिखने पड़ेगा, कौन सा एरिया आप निकाले हैं, बी पी एम ए डी विच इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट्स हो रहा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है। समझ में आ गया अच्छा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप लोगों को लग रहा है कि सब क्या हो रहा है, हम सम दिखा देंगे, सम आता है सब जगह में वैल्यू दे देगा, कुछ करना नहीं है, इसको 14 दे देगा, इसको 6 दे देगा, ऐसे करके सब वैल्यू दे दिया, सब जगह वैल्यू है। बोल रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा है निकाल के दिखाइए, ऑप्शन दिया हुआ है कौन बनेगा करोड़पति, 4 ऑप्शन, नंबर दिया हुआ, प्रॉफिट एक जगह माइनस में, एक जगह प्लस में है, किसी में जीरो है, किसी में कुछ है ना। अब तुमको जब आएगा तभी ना कर सकोगे, नहीं आएगा तो कहां से कर सकोगे, होगा थोड़ी। मान लो यहां पर तुम्हारा प्राइस दे दिया है 20 और क्वांटिटी दे दिया है 10, हो गया। अब कॉस्टिंग का एवरेज कॉस्ट दे दिया है 10, अब हमको बताओ रेवेन्यू कितना आ रहा है, पी इंटू क्यू 20 इंटू 10, तो रेवेन्यू कितना निकला 200, कॉस्ट कितना निकल रहा है 100, 10 इंटू 10, टी आर माइनस टीसी करिएगा प्रॉफिट निकलेगा, कितना निकलेगा 100, 100 में टिक मार देना। तुम ये समझ जाओ तुमको सब चीज इजी लगेगा, तुमको लगेगा सर है ही था, एकदम इजी। जैसे तो देखो तुम लोग इतना सारा स्लोप ब्लॉक खुद से निकाले, हम चेक कहाँ किया, 3-4 तो सम भी कर लिए, खुद से ना किया, हम तो कुछ बोला भी नहीं और आंसर भी आ गया। वैसे ही इसका जब सम हम दिखाएंगे, ठीक है, हम उतना डायग्राम बना नहीं सकेंगे भाई, अपना अपना एक तो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हमको बोलो, या हम उसको हम भेज देंगे, उसका नंबर है, आप भेज, हमको ऐड फैड मत करिए, हाथ जोड़ रहे,
मेरा सर बहुत दर्द है, हमको सर दर्द नहीं चाहिए, बहुत सर दर्द है मेरा लाइफ में, ठीक है। हम फोटो भेज देंगे, आप लोगों को बस सॉल्व करना, नहीं होगा तो फिर हम तो है ही, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करिए, इसको ही करिए।